गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और रोज़ की तरह आज फिर हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आए हैं ज्योग्राफी का, जो जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम जैसे देख पा रहे हैं, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ आज का हमारा जो टॉपिक है, पृथ्वी के मुख्य भूभाग। ठीक है, तो पृथ्वी के मुख्य भूभाग में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए। ठीक है, तो आज हम इनको एक एक करके समझते हैं। माउंटेन्स माउंटेन्स क्या होते हैं? बेसिकली अ रॉकी मास ऑफ लैंड, यानी कि एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा, कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग्स एरिया, जो शामिल किया जाता है आसपास के जमीन से ऊंचा। यानी कि आसपास की जमीन से जो ऊंचे एरिया होते हैं वो कहलाते हैं क्या? माउंटेन्स। यानी कि मान लो ये आसपास की जमीन थी, और यहाँ की जमीन के आसपास की जो ऊंचे एरिया हैं, ये कहलाएंगे आपके माउंटेन्स। ठीक, माउंटेन्स। और माउंटेन्स क्या मतलब, इनकी क्या पहचान होती है? यानी कि इनकी जो समिट होगी, यानी कि चोटी, ये पतली होगी, और इनका जो आधार है ये कैसा होगा? चौड़ा होगा। ठीक है, यानी कि दे हैव यूजली हैविंग अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। यानी कि आधार इनका कैसा होता है? बहुत चौड़ा होते हैं आधार, और जो इनकी चोटी होती है वो पतली होती है ऊपर जाके। ठीक है, और अगला है टॉपिक, जैसे कि दर्रे, पास। पास क्या होते हैं? दर्रे। दर्रा क्या होता है? यानी कि अ नैरो गैप इन द माउंटेन्स यूज टू क्रॉस द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों के बीच में जो पतला सा एक रास्ता होता है, ये जैसे कि ये एक पहाड़ ए है और ये मान लो एक बी है, इसके बीच में जो पतला सा रास्ता जो आपका दिख रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? पास मीन्स दर्रा। ठीक, उसके बाद ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस और द फॉलोइंग और द फ्लोइंग ऑफ आइस, यानी कि जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, वही बेसिकली क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर्स कहलाते हैं। और ये आपके कई बार आपको समुद्र में तैरते हुए भी मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं, तो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जो बर्फ के रूप में एक मोटी चादर जो जमी होती है, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ठीक, जो पहाड़ों की ढलानों से नीचे वे सरकती रहती हैं। उसके बाद है आप, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, प्लेट्यू को, यानी कि अ टॉप्ड हाईलैंड ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, यानी कि फ्लैट, यानी कि जैसे कि जमीन से थोड़ा उठा हुआ फ्लैट हिस्सा, जो आपका कहलाता है प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी कि प्लेट्यू मतलब पठार, पठार। अगला है वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स झरना। झरना क्या होता है, कैसे बनता है? यानी कि फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ग्रेट हाइट और इन द माउंटेन्स, यानी कि जब ऊंचाई से पानी गिरता है पहाड़ों से, तो उसको हम वाटरफॉल की संज्ञा देते हैं। ठीक, और उसके बाद चलिए, प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स यानी कि मैदान। मैदान कैसे बनते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं मैदान, आप जब किसी मैदानी इलाकों में रहते हैं तो वो लोग बेहतर समझते हैं कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है। यानी कि पहली पहली बात ये समझते हैं कि मैदान होते क्या है। और नियरली फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड यूजुअली मेड बाय रिवर डिपॉजिट्स, यानी कि जो समतल भूमि होती है। ठीक, जो आपको पूरी, जहाँ जहाँ पर आपको समतल भूमि दिखाई देती है, वो सब आपके कहलाते हैं प्लेन्स। और प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? डिपोजिशन बाय द रिवर्स, यानी कि जब नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में जब एंटर करती है, तो वो अपने साथ बहुत सारा गाद बालू मिट्टी लेके आती है, और वो मिट्टी क्या करती है? अपने किनारों पर निक्षेपित करती जाती है, यानी कि डिपॉजिट करती जाती है। और इस प्रकार से बहुत बड़े मैदानों का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखते हैं भारत के अंदर, उत्तर भारत के जो मैदान हैं, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं, वो इसी तरह से बने हैं। यानी कि ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारा गाद बालू मिट्टी बहा बहा के लेके आईं और उनको अपने किनारों पर डिपॉजिट करती गईं, और इस प्रकार भारत के विशाल उत्तर के मैदान आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इफ़ यू लुक एट द लैंड सरफेस, यानी कि अब अगर आप ज़मीन को देखते हैं, ठीक है, यू विल नोटिस, तो आप क्या देखोगे? दैट इट इज़ वेरी अनइवन, यानी कि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत अनइवन है, असमान है। यानी कि कहीं ऊंचाई है तो कहीं गहराई है,
ठीक है। तो कहीं थोड़ी पठारनुमा संरचना है, तो कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं एकदम समतल एरिया है। यानी कि ऐसे आपको कई तरीके की वेरियस फॉर्म्स ऑफ द अर्थ लैंड दिखाई देंगी, ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो जैसे कि बोला गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, बहुत अनइवन है। द अर्थ हैज़ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ द लैंड फॉर्म्स। पृथ्वी के ऊपर अनंत प्रकार की भिन्नताएं जमीन की पाई जाती हैं। जमीन की जो भिन्नताएं हैं पृथ्वी के ऊपर अनंत प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ इट मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। यानी कि कुछ पार्ट कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं, मतलब कहीं गड्ढे, कहीं ऊंचे हैं, कहीं गड्ढे हैं, तो कुछ फ्लैट एरिया आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है कि जैसे विशाल जो मैदान निर्माण होते हैं, यानी कि वो नदियाँ जब अपने साथ गाद बालू मिट्टी बहा के लेके आती हैं, तो इस प्रकार से प्लेन्स का निर्माण होता है, ठीक। और उसके बाद है द लैंड सरफेस इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। और आप देखते हैं कि पृथ्वी लगातार जो है अपनी फॉर्म्स को बदलती रहती है। कैसे, यानी कि कुछ बाह्य कारक होते हैं उसके लिए जिम्मेदार और कुछ आंतरिक कारक होते हैं जिम्मेदार। जैसे कि बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं, रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया आपका, ग्लेशियर्स मूविंग हो गए, जो मूविंग आइस होती है ग्लेशियर्स, एंड सी वेव्स हो गई, और क्या कहते हैं, एंड सी वेव्स आर ब्रिंगिंग स्लो चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। यानी कि जो आपको मैंने बताया, जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है और सी वेव्स हैं, ये पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो समुद्र की लहर आती है तो उस जगह को इरोडेड करती रहती है और वहाँ पर कुछ सालों में वहाँ का जो दशा है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे ही आंतरिक कारक होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं उसको बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि इंटरनल फोर्सेस सच एज अर्थक्वेक्स, यानी कि आपका भूकंप हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना हो गया, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन ब्रिंग सडन चेंजेस ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी के ऊपर अचानक से परिवर्तन लेके आते हैं। यानी कि बाई चांस कहीं मान लो ज्वालामुखी फट गया तो वहाँ की जो दशा थी वो एकदम ज़मीन की बदल जाएगी। मान लो अभी यहाँ पर एकदम छोटा सा कोई पहाड़ था और उसके अंदर वॉल्केनो था, और अचानक वॉल्केनो फटने से उस पूरे एरिया की ज़मीन जो थी वो आकार उसका बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अर्थक्वेक्स आ गया, मान लो अचानक से भूकंप आते हैं, आप देखते हैं ज़मीन टूटती फूटती है। यानी कि बहुत सारे अचानक से चेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं पृथ्वी की सरफेस में। दे लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। और उससे क्या होता है, अचानक जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो परिवर्तन होता है वो या तो कहीं कोई बहुत ज़मीन उठ जाएगी, ऊपर हो जाएगी, या कहीं धंस जाएगी, ठीक है, कुछ जगहों पर। एक्सटर्नल एजेंट्स आर कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन। और जो बाह्य कारक होते हैं वो लगातार पृथ्वी की दशा को बदलते रहते हैं, ठीक। और उसके बाद रिबिल्ड करते रहते हैं किसको, लैंड सरफेस को, ठीक। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। यानी कि मिट्टी का कटना, टूटना, फूटना, ये सब क्या कहलाता है आपका, इरोजन। इरोजन मतलब आपका कहलाएगा, इरोजन मतलब अपर्दन। क्या कहलाएगा, अपर्दन। अपर्दन एक प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब मिट्टी में कटना, छटना और उसके बाद उसके आकार में जो परिवर्तन होता है तो उसको हम अपर्दन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जब मिट्टी टूटते फूटते और नीचे गिर जाती है, यानी कि जब कोई पहाड़ है उसमें अपर्दन की वजह से वो फिर नीचे आ जाएगा, ठीक। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और जो जो सरफेस है वो नीचे होती चली जाएगी, किसकी प्रोसेस की वजह से, इरोजन की वजह से। और एंड रिबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और उसके बाद एक नई पृथ्वी के ऊपर एक संरचना बनाएगी, किस प्रक्रिया के माध्यम से, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है, निक्षेपण, निक्षेपण में क्या होता है, जो मिट्टी अपर्दन की वजह से टूटी फूटी और वो कहीं जाके डिपॉजिट हो गई, ठीक है, वहां निक्षेपित हो गई। यानी कि इधर से मिट्टी का टूटना फूटना और कहीं दूसरी जगह जाके उसका जमाव हो जाना, यानी कि इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण या जमाव, ठीक। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन और स्लोप्स एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो हम पृथ्वी के जो संरचनाएं हैं उनको कई तरीके से बांट सकते हैं, यानी कि उनको डिवाइड कर सकते हैं उनकी स्लोप्स के आधार पे, यानी कि उनमें ढाल कैसे हैं उस आधार पर हम
पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं उनको बांट सकते हैं। यानी कि पहले हो गए आपके माउंटेन्स, फिर हो गए आपके प्लेट्यूज और हो गए प्लेन्स। अब चलिए हम एक एक करके इनको बहुत डिटेल में समझेंगे। आराम से पूरी वीडियो देखिएगा, आराम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे कि पर्वत क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं और पठार क्या होते हैं। ठीक, माउंटेन्स चलिए, माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर रॉकी मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन देयर सराउंडिंग्स एरिया। यानी कि मास क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं? बहुत बड़े जमीन के ऊंचे भूभाग होते हैं जो अपने आसपास के एरिया से बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये बात अभी मैंने जस्ट समझाई थी, जो कि कुछ शॉर्ट टर्म्स थे उनमें। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, और कुछ माउंटेन्स तो आप देखते होंगे कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो देखते हैं कि बादल ऐसा लग रहा है कि उनके नीचे से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो उनसे बादलों से ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचे इलाकों में रहते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। और कुछ बादल तो कुछ पर्वत तो इतने ऊंचे हैं, जैसे कि आप इंडिया में अगर आप जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड जाएंगे तो जो बहुत ऊंचे इलाके हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि क्लाउड्स उनके बराबर हैं या उनसे नीचे हैं उनके घरों से। ठीक है, तो द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। अभी मैंने जस्ट बताया था कि माउंटेन्स क्या होते हैं, यानी कि जो माउंटेन्स हैं वो, मान लीजिए ये माउंटेन्स है, तो यानी कि इनकी जो चोटी है ये छोटी पतली होगी और इनका जो आधार है ये बहुत चौड़ा होगा। ठीक है, तो ये पहचान होती है। यानी कि एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, और माउंटेन्स पे आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होता चला जाएगा। और वो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं टेम्परेचर लो होता चला जाता है। ठीक, सम माउंटेन्स आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस, और आपने देखा होगा जैसे कि हिमालय हो गया। ठीक, हिमालय की कई चोटियां हैं, K2 है, कंचनजंगा है और माउंट एवरेस्ट है। ऐसी कई चोटियां हैं जो बहुत ऊंची हैं और वो हमेशा किससे ढकी रहती हैं, बर्फ से। यानी कि जो कुछ चोटियां हैं जो हमेशा किससे ढकी रहती हैं, बर्फ से, आइस से। उसके बाद यू कैन सी रिवर्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स इन सम माउंटेन्स, और आप कुछ देखेंगे कि माउंटेन एरिया में जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, यानी कि हमें पता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन जाता है, लो होता चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी हमें बर्फ़ मिलेगी देखने को। और बर्फ़ जो होती है कभी कभी क्या होती है, वो पिघल पिघल के एक जाती है नदी के माध्यम से मैदानों में होते हुए। ठीक, तो जब ये बर्फ़ ऊपर होती है पहाड़ों पे तो ये पिघलती है, तो कभी क्या होता है उसके साथ बर्फ़ के पहाड़ भी पिघल के चलने लगते हैं। तो कभी कभी ये, जैसे आप जब पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो देखा होगा कि बर्फ़, इतना ठंडा पानी होता है और उसके साथ बर्फ़ के टुकड़े भी बह रहे होते हैं। ठीक है, सम माउंटेन्स आर अंडर द सी ऑल्सो, और कुछ माउंटेन्स तो हमें समुद्र के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें ऊपर से जो दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत सारे पर्वत हैं जो समुद्र के अंदर भी हैं। ठीक है, तो यू कांट सी देम, उनको आप देख नहीं सकते। ड्यू टू हर्श क्लाइमेट एंड रग्ड रिलीफ लेस पीपल लिव इन माउंटेन्स, और यानी कि बहुत अलग एक डिफरेंट टाइप की जलवायु होने की वजह से और वहाँ पर बहुत ऊंचे नीचे उच्चावच होने की वजह से बहुत ही कम लोग पर्वतों पर रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, यानी कि क्योंकि उनकी जो ढलान होती है वो बहुत कैसी होती है, तीव्र होती है एकदम। ठीक है, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, और पहाड़ों के ऊपर आपको ना के बराबर खेती होती हुई मिलेगी। ठीक है, पहाड़ों पे खेती लायक कहीं जगह है ही नहीं। ठीक, और उसके बाद क्या है, आप देख सकते हैं ये आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये सब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। ठीक, और ये जो आपको बीच में ये नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये बर्फ़ जो है ये पिघल पिघल के नीचे आती जाती है और ये पानी बनकर इन नदियों के माध्यम से ये बहती चली जाती है। ठीक है, और फिर ये जाके आगे मैदानी इलाकों में एंटर करती है और वहाँ से फिर अपना विशाल रूप ले लेती हैं ये नदियाँ। ठीक, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि कितने प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स की बात करते हैं तो आपको तीन प्रकार के मेजर
माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, थ्री टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि एक हो गया आपका कौन सा? फोल्ड माउंटेन्स, ठीक। और एक हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन। कौन सा? ब्लॉक माउंटेन, ठीक। और तीसरा हो गया आपका कौन सा? वॉल्केनिक माउंटेन। हाँ, एक सेकंड। अरे भाई, सॉरी, ये मेरा सिस्टम, लैपटॉप हैंग कर जाता है, ठीक है। चलिए, वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। यानी कि अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं फोल्ड माउंटेन, क्या होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, और क्या होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो पहला है फोल्ड माउंटेन, यानी कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? वलित पर्वत। क्या होते हैं? वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होंगे? अभी जैसे आपने देखा होगा, आपका सबसे युवा वलित पर्वत है क्या? हिमालय। वलित पर्वत क्या होंगे? यानी कि ऐसे माउंटेन्स जिनमें वलन की वजह से जिनका निर्माण हुआ हो, ठीक है। यानी कि एज द नेम सजेस्ट दीज माउंटेन्स आर जनरली फाउंड इन लॉन्ग पैरेलल रेंज हैविंग फोल्ड्स। यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनमें फोल्ड पड़ने की वजह से निर्माण हुआ होगा इनका। जैसे कि आपके बहुत सारे माउंटेन हैं मोस्टली जिनका निर्माण फोल्ड पड़ने की वजह से ही हुआ है। अब फोल्ड किस में पड़ता है? जो आपके पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें आपस में टकराने की वजह से जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है, और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है कि अचानक से एक बहुत बड़ी समांतर श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे, द रेज्ड पार्ट ऑफ द फोल्ड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइंस। यानी कि जो उठा हुआ भाग होता है ना, उसको हम बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइंस मतलब अपनति। और जो डेप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द फोल्ड आर कॉल्ड सिंक्लाइंस, और जो धसा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं सिंक्लाइंस मतलब अभिनति। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ रॉक स्ट्राटा। और ये बने किससे होते हैं? रॉक से, मतलब जो चट्टाने हैं आपकी पृथ्वी की, जो आंतरिक चट्टाने हैं उनके आपस में टकराने से जो हल्की चट्टान है वो नीचे चली जाएगी, वो ऊपर उठ जाएगी, और जो भारी चट्टान है वो नीचे चली जाएगी। दे आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ रॉक स्ट्राटा। यानी कि द हिमालय इन एशिया, आल्प्स इन यूरोप, एंडीज इन नॉर्थ साउथ अमेरिका एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर दी सम इम्पोर्टेंट यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक। तो इन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के कुछ सबसे युवा वलित पर्वत हैं, जैसे कि आपका एशिया का हिमालय पर्वत हो गया, अमेरिका का क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका का आपका हो गया, नॉर्थ अमेरिका का हो गया आपका एंडीज, और साउथ अमेरिका का हो गया आपका वो सॉरी रॉकीज आपका नॉर्थ अमेरिका का, और एंडीज आपका साउथ अमेरिका का, ठीक है। और जैसे कि यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ठीक है। एशिया में आपका क्या कहते हैं, हिमालय माउंटेन है। ऐसे कुछ यंग फोल्ड माउंटेन है जो अभी सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं दुनिया में, ठीक है। और जैसे कि ये क्या होते हैं? माउंटेन्स ऑफ, दे हैव सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या है? ये क्या होते हैं? अपने पास दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां रखते हैं। जैसे कि अगर हिमालय की बात की करते हैं तो माउंट एवरेस्ट इन जो नेपाल में है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो आपके हिमालय में पड़ती है। और इसकी हाइट कितनी है? लगभग 8,848 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है आज की डेट में। और ये लगातार बढ़ रही है आज भी, ठीक है। दीज माउंटेन्स एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन पैरेलल रेंज। यानी कि ये जो मैदान, जो पहाड़ होते हैं, ये हजारों किलोमीटर की दूरी में एक पैरेलल श्रृंखला में फैले होते हैं, ठीक है, समांतर। तो हाई माउंटेन्स आर डिफिकल्ट टू क्रॉस, और ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करना बहुत मुश्किल होता है। बट एट प्लेस देयर आर गैप्स कॉल्ड पासेस। यानी कि लेकिन क्या होता है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक
पतला सा रास्ता होता है, जैसे कि मान लो ये बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है और एक ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो इनके बीच में जो एक पतला सा रास्ता है इसको हम कहेंगे पास, ठीक। और पीपल क्रॉस दीज हाई माउंटेन्स थ्रू सच पासेस, और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लोग इन्हीं रास्तों से पार करते हैं, ठीक। जैसे कि अरावली रेंज जो है इंडिया में, वो सबसे दुनिया की पुरानी, सबसे प्राचीन फोल्ड पर माउंटेन्स माना जाता है, ठीक है। और इसका आज की डेट में इरोजन की वजह से क्या हो गया, ये बहुत ही वन डाउन चली गई है, यानी कि बहुत अब नीचे रह गई है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, यानी कि इसमें इरोजन प्रोसेस की वजह से ये बहुत अब नीचे आ गई है। अपलेशियन इन नॉर्थ अमेरिका ऐसी एक और एग्जांपल है, जो यंग फोल्ड माउंटेन था कभी, आज की डेट में ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो गया है। क्यों? जैसे कि आपका इरोजन की वजह से। और जैसे कि अपलेशियन है, अपलेशियन माउंटेन, ठीक, अमेरिका में। यूराल माउंटेन्स है रसिया में। और ऐसे कई, जैसे कि और आपका क्या कहते हैं, अरावली है इंडिया में। दे आर वेरी ओल्ड फाउंड माउंटेन, दुनिया के बहुत प्राचीनतम युवा पर्वत माने जाते हैं, वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, ठीक। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका ओल्ड फोल्ड जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि कोई भी फोल्ड माउंटेन जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि देखिए ये मान लीजिए प्लेट थी ए, कौन सी, ये मान लीजिए ये प्लेट थी ए, ठीक, और ये प्लेट थी बी, और ये प्लेट थी भारी, ये प्लेट थी भारी प्लेट, और ये प्लेट थी हल्की प्लेट, ठीक। तो ये प्लेटें जब आपस में टकरानी, तो जो भारी प्लेट थी वो डाउनवर्ड चली गई और जो हल्की प्लेट थी वो अपलिफ्ट हो गई। तो यानी कि इसकी वजह से जब ये ऊपर उठी, देखिए, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। यानी कि ये एक ये चोटी, एक ये चोटी, एक ये चोटी, इस प्रकार से कई चोटियां बनी। और एक यानी कि अभी क्या होगा कि ये जब लगातार टकराती रहेंगी तो ऐसी एक और श्रृंखला यहाँ बन जाएगी, ठीक है। जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि लगातार ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं इनमें बनती रहती हैं। जैसे कि हिमालय जब बना था, तो यानी कि ये शिवालिक जो श्रेणी है, जो सबसे ऊंची श्रेणियां हैं, और ये मध्य हिमालय है, ठीक, मध्य हिमालय। और उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, शिवालिक, ठीक, शिवालिक। एक सेकेंड, ये चलिए, ये आपका जैसे कि शिवालिक श्रेणी हो गई, ठीक है, शिवालिक। तो इस प्रकार से कई श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं हिमालय में, ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे युवा वलित पर्वत की श्रेणी में आज की डेट में गिना जाता है, ठीक। और उसके बाद आते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, यानी कि दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, यानी कि ये जो माउंटेन्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, यानी कि ब्लॉक नुमा संरचना होती है इनकी, ठीक है। और उसके बाद व्हेन अ लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, यानी कि जब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर या नीचे उठ जाए, यानी कि या तो ये टूट के ऊपर चला जाए या नीचे हो जाए। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट, और ये जो उठा हुआ भाग होता है इसको हम बोलेंगे क्या, होस्ट, होस्ट। और जो धसा हुआ भाग होता है इसको हम कहेंगे ग्रेबन, क्या कहेंगे, ग्रेबन, ठीक, ग्रेबन। यानी कि जो जमीन, मान लो ये जमीन थी और इसके किनारे क्या रहे, धस गए, तो बीच में एक जो ब्लॉक नुमा संरचना बन गई, तो इसको हम बोलेंगे होस्ट, जो आपका कहलाएगा ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, यानी कि किनारे वहीं पे रहते हैं और बीच का एरिया अपलिफ्ट हो जाता है, तो भी ब्लॉक माउंटेन बनेगा, ठीक है। जैसे कि राइन वैली है, वॉसगेज माउंटेन है यूरोप में, ठीक है, और एग्जांपल ऑफ। और जैसे कि आपके जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये सब आपके ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण होते हैं। जैसे कि आप देखिए इस टाइप से इनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये जमीन का हिस्सा क्या हुआ, ये जमीन का हिस्सा मान लो यही एज इट इज रहा, ठीक है, ये एज इट इज रहा। और उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से नीचे धस गया, ठीक है, और ये भी नीचे धस गया, और ये हिस्सा जो बचा ऊपर आपका, ये कहलाया क्या,
ब्लॉक माउंटेन। ठीक, तो आप इस डायग्राम को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत यानी कि जब आप प्राचीन समय में पढ़ते हैं कि जब आज से करोड़ों अरबों साल पहले, यानी कि जब बिग बैंग की घटना हुई थी, तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे वॉल्केनो थे। ठीक है, और पूरी पृथ्वी बहुत आग का गोला थी, तो इसमें वॉल्केनिक इरप्शन लगातार चलता रहा। तो उसी समय जो माउंटेन बने आपके, वो वॉल्केनिक माउंटेन कहलाए। वॉल्केनिक माउंटेन की आप एक इमेज देखिए, जैसे कि ये। ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये लगातार अपना लावा को उद्गार करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि लावा को ये निकालते रहते हैं, और उसके बाद इनके साइड में जिस ये जब लावा ठंडा होके जिस फॉर्म में जमा होके ठंडा हो जाता है, और ये इतने ऊंचे हो जाते हैं, इसी और फिर इनको हम बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, यानी कि लावा के इरप्शन से, यानी कि जब वॉल्केनिक इरप्शन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो लावा साइड में जमा हो जाता है, तो उससे जो निर्मित पर्वत होते हैं उनको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक, यानी कि आप देखिए, वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं वो आपकी वॉल्केनिक जो गतिविधि होती है, यानी कि ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से इन पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखे होंगे, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का किलिमंजारो हो गया, और उसके बाद फ्यूजियामा जापान का हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। आज की डेट में भी ये प्रेजेंट हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल इन अस इन मैनी वेज, और ये जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी होते हैं। ठीक है, ऑल बिग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर सोर्सेज इन माउंटेन्स, यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं दुनिया में। तो द रिवर्स राइजिंग फ्रॉम हाई माउंटेन्स हैव वाटर इन देम, तो जो नदियाँ ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं वो अपने साथ क्या लेके चलती हैं, पानी लेके चलती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर ये नदियाँ अपने साथ पानी को बहाती रहती हैं। जो यानी कि पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं वो साल भर पानी को लेके चलती हैं, और उसके बाद दे आर फेड बाई द माउंटेन ग्लेशियर, यानी कि उनमें पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर से के पिघलने से। एज वेल एज रेन, जैसा कि बारिश के समय जो बारिश वाली नदियाँ होती हैं उनमें पानी आता है, ऐसे ही जो पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ जो सदा नीरा नदियाँ कहलाती हैं, आपकी साल भर 12 मासी बहती हैं, तो उस प्रकार की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से। पर्वतों पर पानी जो का स्रोत क्या होते हैं, ग्लेशियर्स। जब वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो आपके नदियों में पानी को सदा बहते रहते हैं पानी के रूप में, और उसके बाद दीज रिवर्स ब्रिंग इरोडेड रॉक मटेरियल। ठीक है, तो उसके बाद ये नदियाँ क्या करती हैं, जब अपने साथ ये पानी को बहा के लेके चलती हैं, यानी कि मान लो ये पहाड़ था और यहाँ से पानी निकलने लगा, अब बहने लगा पानी, ये बर्फ जमी हुई थी इस पहाड़ पे और पिघल पिघल के ये नीचे जाने लगी, तो ये क्या करेगी, अब अपने नीचे जो भी मिट्टी होगी, जो भी पहाड़ी होगी, उसको काट काट के आगे बढ़ेगी। ठीक, माउंटेन फ्रॉम द माउंटेन एंड डिपॉजिट इन इट प्लेन्स, यानी कि जब नदी माउंटेन से निकलती है तो ये पहाड़ों में जाके उसको डिपॉजिट करती है, जो भी अपने साथ गाद बालू मिट्टी बहा के लेके आएगी उसको पहाड़ों से निकलकर मैदानों में जाके डिपॉजिट कर देगी। इन दिस वे द फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड, और इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, यानी कि जो फर्टाइल यानी कि बहुत जलोढ़ मृदा, यानी कि जो बहुत उपजाऊ मृदा होती है, उसका निर्माण होता है। डिपॉजिट इन द प्लेन्स बाय दीज रिवर्स, यानी कि जब नदी अपने साथ बहा के जो गाद बालू मिट्टी लाई थी और जब उसने अपने नदी के किनारों पर निक्षेपित कर दिया, तो ये जो मिट्टी बनी वो बहुत फर्टाइल होगी, बहुत उपजाऊ होगी। इसीलिए उत्तर भारत के विशाल मैदानों में आप देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी सभ्यता दुनिया की वो हमेशा नदी के किनारे क्यों पनपी, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक तो पानी का संसाधन आराम से मिल जाता था, पानी मिल जाता था, और उसके बाद विशाल मैदान मिल जाते थे, रहने के लिए भी अच्छे होते हैं मिसाल के, यानी कि सबसे ज़्यादा आप देखते हैं सघन आबादी जो होती है वो मैदानों में ही देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है और नदी के किनारे पानी आराम से मिल जाएगा, तो
तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें आराम से की जा सकती हैं। ठीक, तो द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, यानी कि ये नदियाँ क्या करती हैं, हमें पानी उपलब्ध कराती हैं, किसके लिए, इरीगेशन के लिए, एंड जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और जो हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं पानी से, यानी कि पानी से बिजली कैसे बनती है, हमने नदी के बीच में एक डैम बना दिया, पानी को स्टोर रोका, पानी के बहाव को रोका, और उसके बाद हमने डैम से पानी को गिराया, तो नीचे जो टरबाइन लगाई हमने, वो टरबाइन तेजी से घूमती है। जब पानी बहुत स्पीड से गिरेगा टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन क्या करेगी, बहुत तेज घूमेगी, और वो टरबाइन डायनमो से कनेक्ट होती है। तो डायनमो जब टरबाइन घूमेगी तो डायनमो घूमेगा, और जब डायनमो घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस प्रकार हम पानी से बिजली को बनाते हैं। ठीक, द रिवर वैली एंड ट्रेसिस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो नदी की घाटियां होती हैं वहाँ पर, और जो छतनुमा जो संरचनाएं होती हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि पर्वत जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की जो फ्लोरा एंड फौना के लिए बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। यानी कि फ्लोरा यानी कि बहुत सारे प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, फौना यानी कि जो वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक, तो बहुत सारी प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु इन पर्वतों पर पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, और जो जंगल होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं, ईंधन प्रदान करते हैं लकड़ी के रूप में, और बहुत सारे हमें टिम्बर प्रदान करते हैं खाने, फॉडर चारे के रूप में, बहुत सारा चारा यानी कि जो जानवरों को खिलाया जाता है वो चारा एक मिल जाता है हमें जंगलों से, एंड अदर प्रोडक्ट्स सच एज गम रेज, यानी कि बहुत प्रकार की चीज़ें। आज से देखिए हजारों साल पहले इंसान किस पर निर्भर था, जंगलों पे, तो जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक, आसानी से, फ्री में। ये भी अच्छी बात है कि जंगल हमें फ्री में बहुत कुछ देते हैं। ठीक है, लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है, अपने अपना जो जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए और अपनी चीज़ों को बहुत सुगम बनाने के लिए वो लगातार प्रकृति के साथ खेल रहा है, जो आने वाली जनरेशन के लिए एक दिन देखना बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, सेवरल हिल स्टेशन आर डेवलप्ड इन द माउंटेन्स। आप देखते हैं पहाड़ी इलाकों में जो लोग घूमने जाते हैं, जिन्हें घूमने का शौक है, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे। तो कई ऐसे हिल स्टेशन होते हैं जो पर्यटन स्तर से बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी कि लोग मैदानी इलाकों से या पठारी इलाकों से जाते हैं पहाड़ों पे हिल स्टेशन पे एंजॉय करने। ठीक है, तो इस प्रकार के कई हिल स्टेशन डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि आपने मसूरी का नाम सुना होगा, पहाड़ों की रानी। ठीक है, दार्जिलिंग है हिल स्टेशन, तो इस प्रकार से मनाली है। ठीक है, इस प्रकार से कई हिल स्टेशन बनाए गए हैं जो पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, दे अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट ड्यू टू देयर सीनिक ब्यूटी एंड कूल क्लाइमेट, यानी कि वो कई पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वो हिल स्टेशन, अपनी सुंदरता की वजह से और अपने ठंडे क्लाइमेट की वजह से। वहाँ पर देखिए जब लोग मैदानों में गर्मी पड़ती है मई जून के समय, तो लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि जब हम पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ ठंडी जलवायु रहती है। ठीक है, तो लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पे। आप देखेंगे पैराग्लाइडिंग होती है, हैंग ग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, तो लोग जाते हैं और इन्जॉय करते हैं पहाड़ों में। ठीक है, बहुत मज़ा आता है, आप भी घूमने जाया करिए। ठीक है, लास्ट मंथ में तो घूम आया हूँ। ठीक, अब है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं? पठार। पठार क्या होते हैं बेसिकली, यानी कि जो ऐसा भूभाग जो मैदानों से ऊंचा होगा, ठीक, और पहाड़ों से नीचा होगा। ठीक, यानी कि पहाड़ों से नीचा और मैदानों से ऊंचा जो भूभाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? पठार। देखिए, अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड अपलैंड, यानी कि उठा हुआ भाग। ठीक, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड, और ये एकदम समतल उठे हुए भाग होते हैं। ठीक, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, यानी कि इनको क्या कहते हैं? टेबल लैंड, यानी कि इनकी जो संरचना होती है वो टेबल नुमा होती है। ठीक, मेज नुमा संरचना होती है। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स। प्लेट्यू के देखिए आप एक या एक से अधिक साइड्स हो सकते हैं। ठीक, इधर भी होगा, इसके पीछे भी होगा। ठीक है, यानी कि कई साइड्स हो सकते हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरी,
यानी कि जो हाइट है प्लेट्यू की वो अलग अलग हो सकती है, फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर, यानी कि कितनी, कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो सकती है। प्लेट्यू में बियॉन्ड बी यंग और ओल्ड लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू जो हैं आपके कुछ यंग भी हो सकते हैं और कुछ ओल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, यानी कि जैसे आप देखते हैं जो दक्षिण का पठार है भारत का वो बहुत पुराना पठार माना जाता है, ठीक। एंड ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, केन्या यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केन्या एक देश पड़ता है, वहाँ का ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, तंजानिया का प्लेट्यू है और युगांडा का प्लेट्यू है। ये दुनिया के बहुत प्राचीन पठार माने जाते हैं, ठीक। जैसे कि आप देखिए प्लेट्यू की संरचना, यानी कि ये क्या है, मान लो ये नदी है और इस साइड ऐसे पीछे साइड ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मान लीजिए मैदान है, ठीक, मैदान, और ये हैं आपके पठार, ठीक। यानी कि ये आसपास की ज़मीन से उठे हुए होते हैं और ये देखिए इनकी संरचना एकदम टेबल लैंड है, एकदम समतल है, ठीक, और पहाड़ों से ये नीचे होते हैं, ठीक। और द वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो ओल्ड प्लेट्यूज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू है, वो भी आपको प्राचीनतम पठारों की गिनती में गिना जाता है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, और आप जानते हैं दुनिया का जो सबसे ऊंचा पठार है वो क्या है, तिब्बत का पठार, ठीक। और इट इज कॉल्ड द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत कहा जाता है। पठार, तिब्बत का जो पठार है उसको दुनिया की छत कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 4000 मीटर टू 6000 मीटर, इसकी जो हाइट है वो 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई पाई जाती है, ठीक। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, और आप जानते हैं कि पठारों में सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज रिच इन गोल्ड, अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो किस में समृद्ध है, गोल्ड में, एंड डायमंड माइंस में, गोल्ड एंड डायमंड माइंस में। अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना और हीरे पाए जाते हैं। इन इंडिया ह्यूज रिवर्स ऑफ कोल, आयरन ओर एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि भारत में अगर हम बात करते हैं तो जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है, भारत का जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस लिए फेमस है, यानी कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, यानी कि जो पठार होते हैं वो हमारे मिनरल्स के तौर पे बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ठीक। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लॉक सॉइल, और जो लावा से निर्मित जो पठार होते हैं वो किस में समृद्ध होते हैं, ब्लैक सॉइल में, और आप जानते हैं ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक। इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, और यानी कि जो काली मिट्टी है हमारी वो सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कपास का उत्पादन आप अपने जो दक्षिण में, यानी कि आपके कर्नाटक साइड जो आपका छोटा दक्षिण का जो पठार है उधर साइड बहुत अच्छी कपास की खेती होती है, कर्नाटक और गुजरात साइड, ठीक। इन द प्लेट्यू एरिया, और प्लेट्यू एरिया क्षेत्र में क्या होता है, देयर मे बी सम वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, और आपको जैसे कि पहाड़ों से कुछ झरने गिरते हुए देखने को मिलते हैं ऐसे ही आपको पठारों से भी कुछ झरने देखने को मिलते हैं, क्योंकि पठार भी कई ऊंचाई तक जा सकते हैं, ठीक। दीज वाटरफॉल्स कैन बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इनसे भी बिजली बनाई जा सकती है। जब ये पानी गिरता है तो यानी कि उस पानी के आगे डैम बना के और हम उस फिर पानी को हम स्पीड से गिराते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर्स सुवर्ण रेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हुंड्रू फॉल्स, कौन सा, जो हुंड्रू वाटरफॉल्स है, यानी कि हुंड्रू वाटरफॉल्स और छोटा नागपुर में है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और जो किस नदी पर है, सुवर्ण रेखा नदी पर, ठीक। और जो जोग फॉल्स है, जोग फॉल्स कर्नाटक में, ये एग्जाम्पल हैं किसके, वाटरफॉल्स के जो पठारों से निकलते हैं, यानी कि जोग वाटरफॉल जो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। मैनी प्लेट्यूज अट्रैक्ट टूरिस्ट ड्यू टू देयर सीनिक स्पॉट्स, यानी कि कई यात्रियों को भी ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, अपनी सुंदर दृश्यों के लिए, ठीक है।
फिर क्या होते हैं प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लो लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स, यानी कि जो बहुत बड़े समतल जमीन के भूभाग होते हैं, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि इनकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिकतम हो सकती है, 200 मीटर तक, उससे ऊंचे नहीं होंगे। यानी कि जो समुद्र तल से जो मैदानों की जो ऊंचाई होती है वो आपको 200 मीटर तक देखने को मिल जाएगी, उससे ऊपर के जो भूभाग होंगे वो आपको पठार की संज्ञा में आ जाएंगी। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, यानी कि कुछ मैदान तो एकदम समतल होते हैं, एकदम फ्लैट, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अडल्टिंग, ठीक है, यानी कि कुछ उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिल जाएंगे मैदान, ठीक। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर डिपॉजिट्स, और अधिकतर जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो रिवर के डिपोजिशन से ही हुआ है, यानी कि अधिकतम मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अपने साथ गाद बालू मिट्टी के डिपोजिशन से ही हुआ है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, ठीक। तो नदी जो है जब अपने ढलानों से नीचे बहती है पर्वतों से होते हुए, एंड इरोड देम, और उसको क्या करती है, फिर उस मिट्टी को इरोड करती है, यानी कि अपर्दन करती है उसका, और दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और फिर जो पानी होता है वो आगे उसको बहा के लेता चला जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, दे कैन डिपॉजिट दिस इरोडेड मटेरियल कंटेनिंग पेबल्स सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेस एंड इन द रिवर वैलीज, यानी कि फिर ये जो पानी क्या करता है उस इरोडेड मटेरियल को आगे जाके नदी घाटियों से जब अब बाहर निकल के इस जो इरोडेड मटेरियल है उसको अपने किनारों पर डिपॉजिट करता चला जाता है। सम प्लेन्स में ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाई विंड डिपॉजिट सच एज द लाओस प्लेन्स ऑफ चाइना, ठीक है, लोस, ठीक। तो कुछ मैदानों का निर्माण कैसे होता है, जब बहुत तेज हवा चलती है, यानी कि विंड डिपोजिशन से भी कुछ मैदानों का निर्माण होता है, ठीक। जैसे कि लाओस प्लेन्स ऑफ चाइना, ठीक। द प्लेन्स आर जनरली वेरी फर्टाइल एंड आइडियल टू ग्रो वेरियस क्रॉप्स, और आप जानते हैं कि जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि दे आर रिच एग्रीकल्चरल एरियाज, यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खेती बाड़ी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। द प्लेन्स आर वेरी थिकी पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैदान जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, क्यों। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया, कुछ मैदान जो हैं नदियों द्वारा बनाए गए हैं एशिया के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के अंदर, और यांगजे मैदान इन चाइना के अंदर, और मिसिसिपी मिसौरी रिवर द्वारा जो बनाया गया यूएसए के अंदर मैदान, ठीक है। तो ऐसे कई मैदान हैं जो विशाल नदियों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द प्लेन्स, यानी कि अधिकतम जो बड़ी बड़े शहर हैं वो आपको नदी के किनारे ही देखने को मिल जाएंगे, क्यों, बिकॉज इट इज़ इजी टू बिल्ड हाउस, यहाँ पर क्या होता है बहुत आसानी से हम घर बना सकते हैं, बहुत आसानी से रोड बना सकते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, ठीक। और आप जानते हैं पहाड़ों पे रेलवे लाइन रोड बनाना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए जो मैदान होते हैं यहाँ पर हम आसानी से इन सब कामों को कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए रहने योग्य सबसे सुगम होते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, यानी कि कुछ भूभाग और लोग। तो आप देखते हैं कि आज की जो इंसान है वो कितना स्वार्थी होता चला जा रहा है, वो चीज जो प्राकृतिक चीज़ें उनको लगातार नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो इंसान है वो अलग अलग प्रकार की ज़मीन पर अलग अलग तरीके से रहता है। यू हैव रीड दैट मोर पीपल लिव इन प्लेन्स, अभी जैसे मैंने बताया कि अधिकतम लोग कहाँ रहते हैं, मैदानों में, एंड फ्यू पीपल लिव इन माउंटेन्स, कुछ लोग कहाँ रहते हैं, मैदानों वो पहाड़ों पर, बिकॉज लाइफ इज डिफिकल्ट इन द माउंटेन्स, क्यों, क्योंकि कम लोग रहते हैं पहाड़ों पर, वहाँ पर जीवन जो है बहुत संघर्ष भरा हुआ है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड हाउस, वहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया कि वहाँ पर घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, रोड बनाना मुश्किल होता है, रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल होता है, ठीक। पहाड़ों पर एग्रीकल्चर तो बिल्कुल ना के बराबर होता है वहाँ पर, एग्रीकल्चर ऑल्सो कांट बी डन इन द माउंटेन्स, ठीक।
बड़े स्तर पर वहाँ पर खेती नहीं हो सकती, छोटे मोटे स्तर पर लोग टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन प्लेन्स, और जो अधिकतर आपकी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो सब कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? मैदानों में ही। ठीक, नेचुरल कैलेमिटीज और कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गया आपका, लैंडस्लाइड्स हो गया आपका, स्टॉर्म्स, ठीक, तूफान हो गए, बाढ़ हो गई, ज्वालामुखी इरप्शन हो गया। ठीक, कॉज अ वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं आपके, जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, तूफान का आना, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? बहुत बड़ी संख्या में लाइफ को डैमेज करती हैं और प्रॉपर्टी को डैमेज करती हैं। ठीक, तो सच कैलेमिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, और इस प्रकार की घटनाओं को कम किया जा सकता है कैसे? लोगों के बीच जागरूकता फैला के, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कैसे बचना है इन प्राकृतिक आपदाओं से। ठीक है, लैंड इज प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि जो हमें ज़मीन मिली है वो हमें बहुत कीमती तोहफा मिला है प्रकृति से। ठीक, जो रहने योग्य ज़मीन मिली है हमें पृथ्वी के ऊपर, वो हमें एक कीमती तोहफे के रूप में मिली है। समटाइम्स वी यूज दिस प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर इन वेस्टफुल मैनर, तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम इस जो हमें उपहार में मुफ्त रूप में मिली है जो ज़मीन, उसका हम एक गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस ज़मीन का, वेस्टफुल तरीके से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे क्या करते हैं हम? कंस्ट्रक्टिंग हाउस, यानी कि घर बनाने के लिए, और सेटिंग अप इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या करते हैं? इन अ फर्टाइल लैंड, यानी कि जो उपजाऊ वाला एरिया है वहाँ पर कभी कभी हमें घर बनाना है या इंडस्ट्री लगानी है, तो क्या करते हैं? वहाँ के जंगलों को, जो भी वनस्पतियाँ, उन सबको काट के फेंक देते हैं और उसके बाद हम अपना घर बना लेते हैं या इंडस्ट्री लगा लेते हैं। सिमिलरली वी थ्रो द गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, और कभी कभी क्या होता है कि हम जो कूड़ा करकट है उसको सब कहाँ फेंकाते हैं? जो अच्छी ज़मीन होती है वहाँ पर उसको फेंक देते हैं। ठीक, जो यानी कि उपजाऊ है, हमारे लिए अच्छी है और खेती वहाँ हो सकती है, लेकिन क्या करते हैं लोग? वहाँ जाके गार्बेज फेंकाते हैं, कचड़ा, और उसको क्या कर देते हैं? कभी कभी क्या करते हैं कि शुद्ध पानी की जो स्रोत हैं उनमें हम गंदी चीज़ें मिला देते हैं और उस वाटर पॉल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो रसायन है, पानी है, गंदा पानी है, ठीक है, शहरों का गंदा पानी है, वो सब नदियों में जाता है और नदियाँ फिर क्या हो जाती हैं? पॉल्यूटेड हो जाती हैं, यानी कि हम शुद्ध पेयजल को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। वी शुड नॉट यूज सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। हमें इन जो प्राकृतिक रूप से जो उपहार मिले हैं पृथ्वी के, हमें नेचर ने जो हमें प्राकृतिक रूप से जो एकदम सबसे अच्छे उपहार दिए हैं, लैंड और जो भी पानी, जंगल, ये सब हमें इनका एक केयरलेस मैनर से इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें बहुत ही केयरफुल होकर इनको इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़। ठीक है, जो अभी उपस्थित ज़मीन है वो सिर्फ हमारे ही इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, यानी कि बट ऑल्सो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये उपयोगी है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द यूज ऑफ लिमिटेड लैंड अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पज इज नेसेसरी, यानी कि जो हमारे पास अभी अवेलेबल लैंड है उसका हमें इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, एक व्यवस्थित तरीके से उस ज़मीन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक कल फिर एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, और आप आशा करता हूँ सब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगली टॉपिक के साथ अगले दिन फिर आएंगे। ठीक।